बच्चों, आज का टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परंतु किसी इंडिविजुअल परमाणु की, किसी अकेले परमाणु की परमाणु त्रिज्या का मापन असंभव है। तो इस वजह से जो परमाणु त्रिज्या ज्ञात की जाती है वो तीन प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक क्रिस्टल त्रिज्या से, एक सहसंयोजक त्रिज्या से और एक वान डेर वाल त्रिज्या से। तो सहसंयोजक त्रिज्या को ही मुख्यतः हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और आपके सिलेबस में वान डेर वाल त्रिज्या भी है, अक्रिय गैस त्रिज्या जो है वो वान डेर वाल त्रिज्या है, इसलिए यहाँ पे इसको बताया जाएगा। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? कोई अणु, किसी तत्व का जो अणु है, जो जिसमें परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं, और एकल बंध द्वारा, किसी तत्व के एकल बंध द्वारा जुड़े परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को उस तत्व की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, हाइड्रोजन के दो परमाणु एक ही है और एक ही है, इनके एकल बंध द्वारा ये आपस में जुड़े हैं। एकल बंध क्या है? ये तुम कक्षा 11 में, और कक्षा 11 तो चली रही है, हाँ कक्षा 11 के अगले चैप्टर में इसको पढ़ोगे, जो रासायनिक बंध वाला है उसमें पढ़ने को मिलेगा एकल बंध क्या है। तो एकल बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और ये परमाणु कैसे होने चाहिए? एक ही तत्व के। तो सहसंयोजक त्रिज्या को भी हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे कह सकते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जो एकल बंध द्वारा जुड़े हों उनके नाभिकों के बीच की दूरी को उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सामान्यतः सहसंयोजक त्रिज्या को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। सामान्यतः सहसंयोजक त्रिज्या को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नोट करेंगे इसको ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया, ऊपर वाली डेफिनेशन भी, तो उसके बाद लिखेंगे कि परमाणु त्रिज्या का मापन, अकेले परमाणु की परमाणु त्रिज्या मापन संभव नहीं है। दो प्रकार से हम परमाणु त्रिज्या बताते हैं, एक सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी वान डेर वाल त्रिज्या। और मुख्यतः सहसंयोजक त्रिज्या को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। फिर हेडिंग डाल के सहसंयोजक त्रिज्या को इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। इसको अक्रिय गैस त्रिज्या भी कहते हैं। अक्रिय गैस त्रिज्या क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्रिय गैसें आपस में क्रिया नहीं करती, उनके परमाणु, वो एक परमाणुविक अणु होते हैं उनके, यानी उनके अणु में एक ही परमाणु होता है, तो उनके जो है सहसंयोजक त्रिज्या उनके लिए ज्ञात नहीं की जा सकती अक्रिय गैसों की। तो उनके लिए जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि अक्रिय गैसों के किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को उस अक्रिय गैस तत्व की ये वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। या इसके लिए जो परमाणु त्रिज्या यही होगी, अक्रिय गैस की वान डेर वाल त्रिज्या ही उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और वान डेर वाल त्रिज्या जो है वो हमेशा जो सहसंयोजक त्रिज्या है उससे ज़्यादा होती है।
यहाँ पे देखो हीलियम के दो परमाणुओं के उदाहरण से मैंने बताया है। हीलियम के दो परमाणु हैं, ये दोनों निकटवर्ती दो परमाणु हैं पास पास के, इनके नाभिकों के बीच की दूरी ये है, इनकी नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होगा वो हीलियम के परमाणु की अक्रिय गैस त्रिज्या कहलाएगी या वंडरवाल त्रिज्या कहलाएगी, या इसकी परमाणु त्रिज्या कहेंगे। और इसका मान परमाणु त्रिज्या से जो हमने सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ी है ऊपर, वो हमें उससे ज़्यादा होता है। जैसे हम इसको हाइड्रोजन के उदाहरण में से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के दो अणु हैं। अक्रिय गैस त्रिज्या को हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो सहसंयोजक बंध द्वारा एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं एकल बंध से, उन अणुओं के किन निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को भी उस तत्व की वंडरवाल त्रिज्या या अक्रिय गैस त्रिज्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण हमने ये लिया है, ये हाइड्रोजन का एक अणु, ये हाइड्रोजन का दूसरा अणु। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का अणु ये दिखाया है, तो ये दो अणु दिखाए हैं। इन दो अणुओं में निकटवर्ती दो परमाणु ये हैं, इनके नाभिकों के बीच की दूरी ये होगी, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को ये और इसका आधा ये, इधर को आधा ये, तो ये जो आधी दूरी है वो इसकी हाइड्रोजन की वंडरवाल त्रिज्या या अक्रिय गैस त्रिज्या कहलाएगी। और ये इसका मान क्या होगा, जो परमाणु त्रिज्या हमने पीछे पढ़ी है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या तो यहाँ तक ही आएगी बस ये, और ये लगभग यहीं तक ही आएगी सहसंयोजक त्रिज्या। वंडरवाल त्रिज्या इतनी आ रही है, तो वंडरवाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। पर जो सामान्यतः आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी जाती है वो सहसंयोजक त्रिज्या होती है, और वंडरवाल त्रिज्या जो होती है वह अक्रिय गैसों की होती है। तो आवर्त सारणी हम देखेंगे, आवर्त सारणी में जितने भी तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी गई हैं उनमें सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या उनकी सहसंयोजक त्रिज्या है, और अक्रिय गैसों की जो परमाणु त्रिज्या दी है वो उनकी वंडरवाल त्रिज्या है। तो जब हम देखते हैं आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की त्रिज्याएं बहुत अधिक दिखाई पड़ती हैं, ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। इसी का कारण ये है क्योंकि वे वंडरवाल त्रिज्याएं हैं। अक्रिय गैसों के लिए सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। जब हम आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान लगातार घटता जाता है। केवल अक्रिय गैस पे आकर के परमाणु त्रिज्या का मान एकदम से ज़्यादा दिखाई देगा। उसकी वजह यही है कि उसकी परमाणु त्रिज्या न होकर के, सहसंयोजक त्रिज्या न होकर के वो उसकी वंडरवाल त्रिज्या होती है। तो आवर्त सारणी में क्या होगा, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती है, ऐसे लिख लेंगे इसको। और आवर्त सारणी में समूह में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब इसके बाद बात आती है आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे दो आयन हैं, ये धनायन है और ये ऋणायन है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जो Na का मान लिया, ये आयन है Na और ये Cl है, Cl- या Na+, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी ये होगी। तो इनके जो आयनिक त्रिज्या है वो कहलाएगी, मतलब ये जो नाभिकों के बीच की दूरी है वो बीच की दूरी सोडियम आयन की त्रिज्या प्लस क्लोरीन आयन की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी किसी आयनिक यौगिक के किन्हीं दो निकटवर्ती धनायन तथा ऋणायनों के नाभिकों के बीच की दूरी उनके आयनिक त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। और ये आयनिक त्रिज्या में, जैसे ये सोडियम है, सोडियम की जब हम परमाणु त्रिज्या ज्ञात करेंगे और सोडियम आयन की जो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, सोडियम धनायन ये होगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये
नाभिक है मान लिया, नाभिक सोडियम का, और ये पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे में 1 होगा। 2 8 1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने से पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ये होगा, और जब सोडियम आयन प्राप्त होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो अब जो आयन की त्रिज्या होगी वो यहाँ से नाभिक से लेकर के यहाँ तक न होकर नाभिक से लेकर यहाँ तक होगी। तो इस वजह से धनायन की आयनिक त्रिज्या उसके परमाणु त्रिज्या से हमेशा कम होती है। तो इस बात को नोट करेंगे कि किसी तत्व के धनायन की आयनिक त्रिज्या उसकी परमाणु त्रिज्या से कम होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोटॉन तो उतने ही हैं नाभिक में, पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो धनावेश ज़्यादा हो गया, तो धनावेश आकर्षण बल ज़्यादा लग गया बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर, तो त्रिज्या का मान घट जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी धनायन की आयनिक त्रिज्या उसकी परमाणु त्रिज्या से कम होती है। इसी प्रकार ऋणायन, किसी तत्व के ऋणायन की आयनिक त्रिज्या उसकी परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है। जैसे अभी बताया था क्लोरीन है, इसका आयन क्या होता है Cl-। तो Cl- की जो आयनिक त्रिज्या है वो Cl परमाणु की परमाणु त्रिज्या से अधिक होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है सम इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर, उसको नोट कर लेंगे स्पेशली। नोट, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की आयनिक त्रिज्याएं उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ घटते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन है Na+, Mg++, F-O- की आयनिक त्रिज्याओं का घटता क्रम लिखो। तो इसको देखते हैं, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। Na परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 होता है और ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब जब 11 परमाणु क्रमांक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे प्लस का एक आवेश आ गया, यानी Na+, तो इसमें क्या हुआ? प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन।
इसमें प्लस के 2 आवेश हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन। इस पे माइनस का 1 आवेश है यानी 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। इस पे माइनस के 2 आवेश हैं तो इसका मतलब क्या, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसी हो गई ये, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, सब इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं ये सभी, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो इसलिए क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब इनकी आयनिक त्रिज्या क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती है। तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या क्या हो, किसकी होगी, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है। सबसे कम इसका ये है, तो आयनिक त्रिज्या का घटता क्रम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सबसे अधिक, इससे कम फ्लोरीन, इससे कम सोडियम Na+, और इससे कम मैग्नीशियम Mg++, सबसे कम इसकी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं। आज इतना ही, और इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नाम, वो अगली वीडियो में बताऊंगा।